हेलो स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 9 का हिस्ट्री का चैप्टर 2, यूरोप में समाजवाद एवं रूसी क्रांति। यूरोप में समाजवाद कैसे उत्पन्न हुआ, कैसे मतलब उसकी प्रक्रिया स्टार्ट हुई और कैसे धीरे धीरे इसी को समाजवाद को ही लेके मतलब समानता और स्वतंत्रता को लेके किस प्रकार से मतलब यहाँ पे विरोध शुरू हुए और बगावत हुई, उसके बारे में हम यहाँ पे पढ़ेंगे। ठीक, तो स्टार्ट करते हैं। पहली हेडिंग है हमारी चैप्टर की सामाजिक परिवर्तन का युग। अब सामाजिक परिवर्तन कैसे हुआ, धीरे धीरे राजनीतिक से फिर सामाजिक परिवर्तन होना शुरू हुआ था, तो उसी पे यहाँ पे सारा दिया गया है, उसी के अकॉर्डिंग। पिछले अध्याय में आपने फ्रांसीसी क्रांति के बाद यूरोप में फैलते जा रहे स्वतंत्रता और समानता के शक्तिशाली विचारों के बारे में पढ़ा होगा। लास्ट चैप्टर में हमने स्वतंत्रता और समानता के बारे में पढ़ा था। फ्रांसीसी क्रांति ने सामाजिक संरचना के क्षेत्र में आमूल परिवर्तन की संभावनाओं का सूत्रपात कर दिया था। तो फ्रांसीसी क्रांति थी, जिस टाइम फ्रांसीसी क्रांति हुई उसने क्या किया था, सामाजिक संरचनाओं के क्षेत्र में आमूल परिवर्तन कर दिया। मतलब बहुत ज़्यादा कीमती, मतलब एक तरह से परिवर्तन था जिसमें परिवर्तन की संभावनाओं का सूत्रपात कर दिया, संभावना उत्पन्न कर दी कि मतलब ऐसा हो सकता है। जैसा कि आप पढ़ चुके हैं, 18वीं सदी से पहले फ्रांस का समाज मोटे तौर पर स्टेटस और श्रेणी में बटा हुआ था, स्टेट्स में बटा हुआ था। जैसे अलग अलग स्टेट्स थे उसमें, और श्रेणियों में बटा हुआ था। जैसे पादरी वर्ग हो गया, जैसे हायर क्लास, लोअर क्लास, ऐसे करके इसमें बटा हुआ था। समाज की आर्थिक और सामाजिक सत्ता पर कुलीन वर्ग और चर्च का नियंत्रण था। लेकिन क्रांति के बाद इस संरचना को बदलना संभव दिखाई देने लगा था। जब क्रांति हुई तो उसके बाद इस चीज़ को मतलब बदलना आसान सा, एक उम्मीद सी जाग चुकी थी इनके अंदर। यूरोप और एशिया सहित दुनिया के बहुत सारे हिस्सों में व्यक्तिगत अधिकारों के स्वरूप और सामाजिक सत्ता पर किसका नियंत्रण हो। करेक्ट, मतलब इसके आधार पर व्यक्तिगत अधिकारों के स्वरूप किसका अधिकार हो, सत्ता का, सामाजिक सत्ता का पर किसका अधिकार होना चाहिए, मतलब राजा का या लोगों का, इस पर चर्चा होने लगी, इस पर चर्चा छिड़ गई। भारत में भी राजा राम मोहन राय और डेरोजियो ने फ्रांसीसी क्रांति के महत्व का उल्लेख किया है। जो हमारे देश के जो राजा थे उस टाइम में, राजा राम मोहन राय, जिन्होंने बहुत ज़्यादा परिवर्तन के लिए सहयोग किया था, तो उन्होंने भी इसको सपोर्ट किया और का उल्लेख किया कि मतलब ऐसा ऐसा होना चाहिए। और भी बहुत सारे लोग क्रांति पश्चात यूरोप की स्थितियों के बारे में चल रही बहस में कूद पड़े। आगे चलकर उपनिवेशों में घटी घटनाओं ने भी इन विचारों को एक नया रूप प्रदान करने की योगदान दिया। उसमें प्रदान करने के लिए मतलब एक नया रूप प्रदान करने के लिए अपना अपना योगदान, मतलब जो हो सका उनसे उन्होंने किया। मगर यूरोप में भी सभी लोग आमूल समाज परिवर्तन के पक्ष में नहीं थे। कह रहा कि अभी जो कि मतलब यूरोप में जो था कि सब लोग नहीं चाहते थे कि वैसा परिवर्तन हो। इस सवाल पर सबकी अलग अलग राय थी। इस सवाल पर जो थी सबकी अलग अलग राय थी। बहुत सारे लोग बदलाव के लिए तैयार थे, लेकिन वह चाहते थे कि वह बदलाव धीरे धीरे हो। एक खेमा मानता था कि समाज का आमूल पुनर्गठन जरूरी है। कुछ रूढ़िवादी थे तो कुछ रूढ़िवादी थे तो कुछ उदारवादी थे या आमूल परिवर्तनवादी थे। मतलब अलग अलग ही परिवर्तन थे उनके। कुछ रूढ़िवाद के हिसाब से थे, कुछ उदारवादी थे और कुछ आमूलवादी थे। समाधानों के पक्ष में थे, करे अलग अलग समाधान के पक्ष में थे। उस समय के संदर्भ में इन शब्दों का क्या मतलब था, करे उस समय इन शब्दों का क्या मतलब था, तो आगे हम इनके बारे में हम पढ़ेंगे कि रूढ़िवादी क्या था और उदारवादी क्या था और परिवर्तनवादी क्या थे। राजनीतिक की इन धाराओं में क्या फर्क थे और कौन कौन सी बातें थी जो समान थी जो एक समान थी। कह रहे कि राजनीति के तौर पे इन सब में कौन सी ऐसी बातें थी जो एक समान थी। यहाँ हमें ध्यान रखना चाहिए कि इन शब्दों का अर्थ हर काल और परिवेश में एक ही नहीं होता। मतलब हर समय में, जैसे आज के समय में उसका अर्थ कुछ और हो गया, अगले समय में कुछ और, हर समय में इसका अर्थ, किसी भी शब्द का अर्थ बदलता रहता है। इस अध्याय में हम 19वीं शताब्दी की कुछ महत्वपूर्ण राजनीतिक परंपराओं पर अध्ययन करेंगे और देखेंगे कि उन्होंने परिवर्तन के संदर्भ में क्या असर डाला। इसके बाद हम एक ऐसी ऐतिहासिक घटना पर अपना ध्यान केंद्रित करेंगे जिसमें समाज के रेडिकल पुनर्गठन का एक गंभीर प्रयास किया गया है।
रूस में हुई क्रांति के फलस्वरूप समाजवाद 20वीं सदी का स्वरूप तय करने वाले सबसे महत्वपूर्ण और शक्तिशाली विचारों की श्रृंखला का हिस्सा बन गया। अभी अलग तरह की श्रृंखला का हिस्सा एक 20वीं सदी में जब ये स्वरूप तय करने वाले सबसे महत्वपूर्ण और शक्तिशाली विचार की श्रृंखला बन गया। जो समाजवाद था ये अलग ही एक उसमें हाईलाइट हो गया था। तो इसमें पहली हेडिंग हमारी होती है कि उदारवादी, रेडिकल और रूढ़िवादी। अब उदारवादी क्या होता है, रेडिकल क्या होता है, रूढ़िवादी क्या होता है, इसमें अलग अलग दिए गए हैं। जैसे समाज परिवर्तन के समर्थकों में एक समूह उदारवादियों का था। उदारवादी ऐसा राष्ट्र चाहते थे जिसमें सभी धर्मों को बराबर सम्मान और जगह मिले। जो उदारवादी थे वो सबके लिए उदार, एक तरह से शब्द से ही इसका अर्थ निकल जाता है कि उदार मतलब जो सबके लिए हो। शायद आप जानते होंगे कि उस समय यूरोप के देशों में प्रायः किसी एक धर्म को ही ज़्यादा महत्व दिया जाता था। उस समय जो यूरोप में था, जो किसी एक ही धर्म को ज़्यादा महत्व दिया जाता था। ब्रिटेन की सरकार चर्च ऑफ इंग्लैंड का समर्थन करती थी। ब्रिटेन में जो था चर्च पे ही ज़्यादा, क्योंकि वहाँ पे ईसाई लोग थे तो ज़्यादातर इसी पे जोर करते थे। ऑस्ट्रियाई और स्पेन कैथोलिक चर्च के समर्थक थे। ऑस्ट्रियाई और जो स्पेन के लोग थे वो कैथोलिक चर्च के समर्थक थे। उदारवादी समूह वंश आधारित शासकों की अनियंत्रित सत्ता के भी विरोधी थे। वे सरकार के समक्ष व्यक्ति मात्र के अधिकारों की रक्षा के पक्षधार थे। उनका कहना था कि सरकार को किसी के अधिकारों का हनन करने या उन्हें छीनने का अधिकार नहीं दिया जाना चाहिए। कह रहे कि सरकार को ऐसा होना चाहिए कि मतलब वो किसी के मतलब अपने पर्सनल अधिकार और मतलब जैसे कि मौलिक अधिकार एक तरह से वो छीन नहीं सकता और उसका हनन नहीं कर सकता। यह समूह प्रतिनिधित्व पर आधारित एक ऐसी निर्वाचित सरकार के पक्ष में था जो शासकों और अफसरों के प्रभाव से मुक्त और सुप्रशिक्षित न्यायपालिका द्वारा स्थापित किए गए कानूनों के अनुसार शासन कार्य चलाए। कह रहा कि मतलब ये एक प्रशिक्षित होना चाहिए जो नियम कानून के अनुसार चले, जिसके लिए सबके लिए एक समान नियम हो। पर यह समूह लोकतंत्रवादी डेमोक्रेट नहीं था। कह रहा कि चले तो, लेकिन वो लोकतंत्रवादी नहीं था। ज़्यादातर अगर लोगों के लिए किया जाता तो लोगों का जहाँ शासन होता, लोगों के हित में किया जाता तो वहाँ लोकतांत्रिक होता, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं कहा गया था। ये लोग सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार यानी सभी नागरिकों को वोट का अधिकार देने के पक्ष में नहीं थे। ये नहीं चाहते थे कि मतलब सभी जो वयस्क लोग हैं वो वोट दें। उनका मानना था कि वोट का अधिकार केवल संपत्तिधारियों को ही मिलना चाहिए। वो चाहते थे कि मतलब जो पैसे वाले हों, पूंजीपति लोग हों, उन्हीं को खाली वोट देने का अधिकार हो। इसके विपरीत रेडिकल समूह के लोग ऐसे सरकार के पक्ष में थे जो देश की आबादी के बहुमत के समर्थन पर आधारित था। और जो रेडिकल वाले समूह वाले लोग थे वो ज़्यादातर पक्षपाती थे, मतलब पक्ष में थे, किसके, सरकार के पक्ष में थे, जो देश की आबादी के बहुमत के समर्थन पर था। मतलब जो आबादी में सबसे ज़्यादा होंगे उसकी तरफ ये सपोर्ट करते थे। इनमें से बहुत सारे लोग महिला मताधिकार आंदोलन के भी समर्थक थे और ये महिला मताधिकार के लिए क्या कर रहे थे, आंदोलन कर रहे थे, उसको समर्थन दे रहे थे। उदारवादियों के विपरीत ये लोग बड़े जमींदारों और संपन्न उद्योगपतियों को प्राप्त किसी भी तरह के विशेषाधिकारों के खिलाफ थे। अगर उद्योगपति किसी को स्पेशल कोटा या स्पेशल अधिकार देने के खिलाफ थे, मतलब सबको सम्मान एक तरह से अधिकार दिया जाए। वे निजी संपत्ति के विरोधी नहीं थे, लेकिन केवल कुछ लोगों के पास केंद्रण का विरोध जरूर करते थे। क्या वो इसके लिए विरोध नहीं करते थे कि सबके पास है, बट इसलिए करते थे कि मतलब किसी एक का उस पर पूरी संपत्ति पे या ज़्यादा संपत्ति पे किसी एक का हक नहीं होना चाहिए, इसके वो रूढ़िवादी तबका रेडिकल और उदारवादी दोनों के खिलाफ था। जो रूढ़िवादी था वो तबका वो उदारवादी दोनों के खिलाफ था। मगर फ्रांसीसी क्रांति के बाद तो रूढ़िवादी भी बदलाव की ज़रूरत को स्वीकार करने लगे थे। जो रूढ़िवादी जैसे कि बहुत पुरानी पीढ़ियों से चला आया, मतलब काफ़ी समय से जो चली आए वही धारणा को मानना,
उनको रूढ़िवादी एक तरह से कहा जाता है। पुराने समय में यानी 18वीं शताब्दी रूढ़िवादी आमतौर पर परिवर्तन के विचार का विरोध करते थे, लेकिन 19वीं सदी तक आते आते वे भी मानने लगे थे कि कुछ परिवर्तन आवश्यक हो गया है, परंतु वह चाहते थे कि अतीत का सम्मान किया जाए, लेकिन उनका भी बदलाव किया जाए, पर अतीत के सम्मान के साथ। अर्थात अतीत को पूरी तरह ठुकराया ना जाए और बदलाव की प्रक्रिया धीमी हो। मतलब पूरी तरह से एकदम नया ना लाके उसमें थोड़ा सा बदलाव संशोधन किया जा सके। फ्रांसीसी क्रांति के बाद पैदा हुई राजनीतिक उथल पुथल के दौरान सामाजिक परिवर्तन पर केंद्रित इन विविध विचारों के बीच काफ़ी टकराव हुए। 19वीं सदी में क्रांति और राष्ट्रीय कायांतरण की विभिन्न कोशिशों ने इन सभी राजनीतिक धाराओं की सीमाओं और संभावनाओं को स्पष्ट कर दिया। कह रहे कि जब धीरे धीरे इनकी जो राष्ट्रीय कायांतरण की विभिन्न कोशिशों ने जो राष्ट्र की मतलब काया पलटने के लिए, मतलब उसको चेंज करने के लिए जो देखा गया, तो उसमें इनकी धीरे धीरे जो मनोदशा थी वो स्पष्ट होने लगी। अगला आता है हेडिंग औद्योगिक समाज और सामाजिक परिवर्तन। ये राजनीतिक रुझान नए युग का द्योतक थे। राजनीतिक रुझान जो थे ये नए युग की एक तरह से सूचना दे रहा था, बता रहा था कि नया युग आने वाला। यह दौर गहन सामाजिक एवं आर्थिक बदलाव का था। यह ऐसा समय था जब एक नए शहर बस रहे थे, नए नए औद्योगिक क्षेत्र विकसित हो रहे थे, रेलवे का काफ़ी विस्तार हो चुका था और औद्योगिक क्रांति संपन्न हो चुकी थी। मतलब औद्योगिक क्रांति हो चुकी थी और धीरे धीरे ये क्षेत्र का विस्तार किए जा रहे थे। औद्योगिकीकरण में औरतों, आदमियों और बच्चों सबको कारखानों में ला दिया। काम के घंटे यानी पाली बहुत लंबी होती थी और मजदूरी बहुत कम थी। काम ज़्यादा लिया जाता था और उन्हें उनकी तनख्वाह बहुत कम दी जाती थी। बेरोजगारी आम समस्या थी। औद्योगिक वस्तुओं की मांग में गिरावट जाने पर तो बेरोजगारी और बढ़ जाती थी। जैसे कि उनकी मतलब औद्योगिक की कीमतें घटने लगती थी तो बेरोजगारी और ज़्यादा बढ़ने लग गई थी। शहर तेज़ी से बसते और फैलते जा रहे थे, इसलिए आवास और साफ सफाई का काम भी मुश्किल होता जा रहा था। मतलब धीरे धीरे जब गांव से शहर में लोग आके बसने लग गए और काम के लिए जहाँ पे फैक्ट्रियाँ थी वहाँ लोग ज़्यादा से ज़्यादा काम करने लगे। गांव से भाग भाग के भुखमरी भी थी तो रोज़गार भी नहीं था, जहाँ मिलता वहाँ लोग बसने लगे। अब जिसके अनुसार क्या हुआ, अब उन्हें रहने की भी ज़रूरत थी, तो धीरे धीरे घर भी बनाने लगे, जहाँ रहने लगे जगह देख देख के घर बनाने लगे और वैसे ही आबादी बढ़ती चली गई। तो और एक समस्या पैदा हो गई, जहाँ साफ़ सफाई आसानी से हो सकती थी वहाँ अब करना बहुत ज़्यादा मुश्किल होने लगी। उदारवादी और रेडिकल दोनों ही इन समस्याओं का हल खोजने की कोशिश कर रहे थे। अब ये दोनों मिलकर इसकी समस्या का हल निकालने लगे। लगभग सभी उद्योग व्यक्तिगत स्वामित्व में थे। जो जितने उद्योग थे लगभग व्यक्तिगत स्वामित्व में ही थे सारे। बहुत सारे रेडिकल और उदारवादियों के पास भी काफ़ी संपत्ति थी। इनके पास भी जो उदारवादी थे और रेडिकल थे, इनके पास भी बहुत सारी संपत्ति थी और उनके यहाँ बहुत सारे लोग नौकरी करते थे। उन्होंने व्यापार या औद्योगिक व्यवसाय के जरिए धन दौलत इकट्ठा की थी। इसलिए वह चाहते थे कि इस तरह के प्रयासों को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ावा दिया जाए। कह रहे कि मतलब कमाई के लिए उन्हें लगता था कि वो बढ़ावा दिया जाए ताकि वो और सब लोग कमाएं। उन्हें लगता था कि अगर मजदूर स्वस्थ हों और नागरिक पढ़े लिखे हों तो इस व्यवस्था का पूरा लाभ लिया जा सकता है। ये लोग जात मिलने वाले विशेषाधिकार के विरुद्ध थे। कह रहे कि जन्म से ही जो स्पेशल अधिकार मिल जाता उसके ये क्या थे, विरोध थे। ये मानते थे कि सभी लोग काम करके पढ़ लिख के अगर करके अपना काम करें तो शायद वो भी अच्छे बन सकते हैं। उनकी मान्यता थी कि यदि हर एक व्यक्ति को स्वतंत्रता दी जाए तो गरीबों को रोजगार मिले और जिनके पास पूंजी है उन्हें बिना रोक टोक काम करने का मौका दिया जाए तो समाज तरक्की कर सकता है। इसी कारण 19वीं सदी के शुरुआती दशकों में समाज परिवर्तन के इच्छुक बहुत सारे कामकाजी स्त्री पुरुष उदारवादी और रेडिकल समूहों और पार्टियों के इर्द गिर्द गोलबंद हो गए थे।
यूरोप में 1815 में जिस तरह की सरकारें बनी उनसे छुटकारा पाने के लिए कुछ राष्ट्रवादी, उदारवादी और रेडिकल आंदोलनकारी क्रांति के पक्ष में थे। कह रहे मतलब 1815 में जिस तरह की सरकारें बनी तो ये क्या थे कि राष्ट्रवादी, उदारवादी और रेडिकल आंदोलन क्रांति के पक्ष में थे। ये फ्रांस, इटली, जर्मनी और रूस में ऐसे लोग क्रांतिकारी हो गए और राजाओं के तख्ता पलट का प्रयास करने लगे। अब ये ऐसे लोग इकट्ठा हो गए तो इन्होंने क्या किया कि राजाओं के तख्ता पलट करने की कोशिश करने लगे। राष्ट्रवादी कार्यकर्ता क्रांति के जरिए ऐसे राष्ट्रों की स्थापना करना चाहते थे जिनमें सभी नागरिकों को समान अधिकार प्राप्त हो। 1815 के बाद इटली के राष्ट्रवादी गिसेप्पे मैज़िनी ने यही लक्ष्य प्राप्त करने के लिए अपने समर्थकों के साथ मिलकर राजा के खिलाफ साजिश रची थी। भारत सहित दुनिया भर में राष्ट्रवादी इसकी रचनाओं को पढ़ते थे। उन्होंने रचना की थी, जो राष्ट्रवादी रचना थी उसको दुनिया भर में सब लोग पढ़ा करते थे। यूरोप में समाजवाद का आना। यूरोप में समाजवाद कैसे आया था, तो यहाँ से शुरुआत हो गई थी। समाज के पुनर्गठन की संभवतः सबसे दूरगामी दृष्टि प्रदान करने वाली विचारधारा समाजवाद ही थी। मतलब दूर तक जो सोच सकती थी वो समाजवाद ही दृष्टिकोण था, जिससे समाज के पुनर्गठन की बात हुई। 19वीं सदी के मध्य तक यूरोप में समाजवाद एक पहचाना विचार था, क्योंकि पहले से ही चल चुका था तो फिर उस पर अब विचार किया ही जाता था, तो इसलिए जाना पहचाना हो गया समाजवाद सबके लिए। उसकी तरफ बहुत सारे लोगों का ध्यान आकर्षित हो रहा था। अब उसकी तरफ बहुत से लोग खींचे चले जा रहे थे कि मतलब सबके लिए सही था समाजवाद, और राजतंत्र से अच्छा सबने कहा समाजवाद ही सही है। समाजवादी निजी संपत्ति के विरोधी थे। जो समाजवादी थे वो निजी संपत्ति के विरोधी थे। इसमें गरीबों का ज़्यादा भला होने वाला था, क्योंकि वो सबके लिए सोच रहे थे, तो गरीबों के लिए ज़्यादा देख रहे थे। जिनके पास खेती नहीं थी, ज़मीन नहीं थी, तो उनको वो चाहते थे कि मतलब सबको ज़मीन मिले, सबके पास संपत्ति हो, सब अपना दो रोटी खा सके। वे संपत्ति पर निजी स्वामित्व को सही नहीं मानते थे। उनका कहना था कि संपत्ति के निजी स्वामित्व की व्यवस्था ही सारी समस्याओं की जड़ है। कह रहे हैं कि अगर निजी स्वामित्व होगा तो यही क्या होगा, फसाद की जड़ है। तो वे ऐसा मानते थे कि उनका तर्क था कि बहुत सारे लोगों के पास संपत्ति तो है जिससे दूसरों को रोजगार भी मिलता है। बहुत सारे लोगों के पास संपत्ति है जिससे दूसरों को रोजगार भी मिलता है, लेकिन समस्या यह है कि संपत्तिधारी व्यक्ति को सिर्फ अपने फायदे से ही मतलब रहता है। यहाँ पे मतलब रोजगार तो मिलता है, लेकिन इसलिए मिलता है क्योंकि उसे जो संपत्तिधारी जिसके पास संपत्ति है वो अपना फ़ायदा देखता है, अपने मतलब के लिए ही उन्हें रोज़गार देता है। जब उसकी ज़रूरत होती है तो रोज़गार मिलता है, फिर बाद में उन्हें हटा दिया जाता है। जैसे गाँव खेतों में देखते हो कि मतलब एक समय के अनुसार ही, जैसे मौसमी बेरोजगारी एक तरह से कहा जाता, तो वैसा हाल होता था। वह उनके बारे में नहीं सोचता जो उनकी संपत्ति को उत्पादनशील बनाते हैं। इसलिए अगर संपत्ति पर किसी एक व्यक्ति के बजाय पूरे समाज का नियंत्रण हो तो साझा सामाजिक हितों पर ज़्यादा अच्छी तरह से ध्यान दिया जा सकता है। सामाजिक हित पर अगर सबका नियंत्रण होगा मिल बांट के, तो समाज का नियंत्रण होगा तो क्या होगा, उस पर अच्छी तरह से ध्यान दिया जा सकता है। समाजवादी इस तरह के बदलाव को चाहते थे और इसके लिए उन्होंने बड़े पैमाने पर अभियान चलाए। अब वो ऐसा बदलाव चाहते थे, इसके लिए उन्होंने क्या हुआ, आंदोलन शुरू कर दिया, अभियान शुरू कर दिए। कोई समाज संपत्ति के बिना कैसे चल सकता है? समाजवादी समाज का आधार क्या होगा? कह रहे कि कोई समाज जो है बिना संपत्ति के कैसे चल सकता है, और इनका आधार क्या होगा कि कैसे किसी के पास संपत्ति आए। समाजवादियों के पास भविष्य की एक बिल्कुल भिन्न दृष्टि थी। जो समाजवादी थे मतलब सबसे हटके ही उन्होंने सोचा था कि आने वाला समाज कुछ अलग ही होगा। कुछ समाजवादियों को कॉर्पोरेट यानी सामूहिक उद्यम के विचार में दिलचस्पी थी, है ना। कॉपरेटिव होने के लिए उनके विचार में था कि हम कॉपरेटिव मतलब एक सहयोगी तौर पे हो जाएं। इंग्लैंड के जाने माने उद्योगपति रॉबर्ट ओवेन ने इंडियाना अमेरिका में नया
समन्वय के नाम से एक नए तरह के समुदाय की रचना का प्रयास किया। कुछ समुदाय समाजवादी मानते थे कि केवल व्यक्तिगत पहलकदमी से बहुत बड़े सामूहिक खेत नहीं बनाए जा सकते। कह रहा है कि बहुत बड़े खेत नहीं बना सकते पहलकदमी से। वह चाहते थे कि सरकार अपनी तरफ से सामूहिक खेती को बढ़ावा दे। मतलब वो अकेले नहीं कर पाएंगे। अगर सरकार, जैसे अभी गवर्नमेंट किसी नियम को लागू कर दे, अगर कोई एक पर्टिकुलर कोई कहे, संस्था कहे, तो वो नहीं मान सकते। लेकिन अगर सरकार किसी चीज़ के लिए अनाउंसमेंट कर दे तो सबको मानना पड़ जाता। तो वो भी यही चाहते थे कि सरकार इस चीज़ के लिए कि मिल बांट के खेती करने के लिए कहे तो ज़्यादा बेटर होगा। उदाहरण के लिए फ्रांस में लुई ब्लॉक चाहते थे कि सरकार पूंजीवादी उद्यमों की जगह सामूहिक उद्यमों को बढ़ावा दे। कोऑपरेटिव ऐसे लोगों के समूह थे जो मिलकर चीज़ें बनाते थे और मुनाफे को प्रत्येक सदस्य द्वारा किए गए काम के हिसाब से आपस में बांट लेते थे। अब जैसे मिल के काम करते थे और उसमें मुनाफा जब होता था तो वो भी मिल के काम के अनुसार बांट लिया जाता था। कार्ल मार्क्स 1818 से 1882 तक ये थे और उसके बाद 82 में इनका निधन हो गया। और फ्रेडरिक एंगल्स ने इस दिशा में कई नए तर्क पेश किए। मार्क्स का विचार था कि औद्योगिक समाज पूंजीवादी समाज है। उनका जो कार्ल मार्क्स मानते थे कि जो औद्योगिक समाज है वो क्या है, पूंजीवादी समाज है। फैक्ट्रियों में लगी पूंजी पर पूंजीपतियों का स्वामित्व है और पूंजीपतियों का मुनाफा मजदूरों की मेहनत से पैदा होता है। इसमें अब जब मजदूर अगर काम करते हैं तो पूंजीपतियों को क्या होता है, मुनाफा होता है। अगर मजदूर ना काम करे तो मुनाफा नहीं होगा। इसलिए वो मजदूरों के सपोर्ट में समाजवाद, मतलब कि उनके हित में चाहते थे। मार्क्स का निष्कर्ष था कि जब तक निजी पूंजीपति इस तरफ मुनाफे का संचय करते जाएंगे, इस तरह मुनाफे का संचय करते जाएंगे, तब तक मजदूरों की स्थिति में सुधार नहीं हो सकता। अपनी स्थिति में सुधार लाने के लिए मजदूरों को पूंजीवाद व निजी संपत्ति पर आधारित शासन को उखाड़ फेंकना होगा। मार्क्स का विश्वास था कि खुद को पूंजीवादी शोषण से मुक्त कराने के लिए मजदूरों को एक अत्यंत विभिन्न किस्म का समाज बनाना पड़ेगा। वो चाहते थे कि पूंजीवादी से छुटकारा पाने के लिए उन्हें खुद का एक अलग समाज बनाना पड़ेगा, जिससे कि वो अपना विकास कर पाए, अपना उद्धार कर पाए। उन्होंने भविष्य के इस समाज को साम्यवादी कम्युनिस्ट समाज का नाम दिया और उन्होंने उस समाज को, जो समाज बनेगा इनके मजदूरों का, तो उसको कम्युनिस्ट और साम्यवादी मतलब कम्युनिस्ट समाज का नाम दिया था। मार्क्स का विश्वास था कि पूंजीपतियों के साथ होने वाले संघर्ष में जीत अंततः मजदूरों की ही होगी। वो जानते थे कि, मतलब उनको लगता था कि इनसे जब संघर्ष होगा तो उसके बाद किसकी जीत होगी, मजदूरों की होगी, क्योंकि उनमें मजदूर उनके फैक्ट्रियों में काम करते थे। अगर मजदूर काम करना छोड़ देंगे तो उनको भी नुकसान होगा, इसलिए उन्हें मजदूरों की बात माननी पड़ेगी। इसलिए उन्हें अंदाज़ा था कि ये मजदूर ही जीतेंगे, तो इसलिए उन्होंने कम्युनिस्ट पार्टी समाज का गठन किया। उनकी राय में कम्युनिस्ट समाज ही भविष्य का समाज था। कम्युनिस्ट समाज ही, जो कार्ल मार्क्स कहते हैं कि कम्युनिस्ट समाज ही क्या था, भविष्य का समाज था। अगली हेडिंग आती है हमारी, समाजवाद के लिए समर्थन। अब यहाँ पे समाजवाद के लिए समर्थन कौन कौन करता है, समर्थन कैसे मिलता है, उसके लिए यहाँ पे दिया गया है, उसके बारे में दिया गया है। 1870 का दशक आते आते समाजवादी विचार पूरे यूरोप में फैल चुके थे। 1810 का जो 70 का जो दशक था वो धीरे धीरे पूरे समाज में समाजवादी फैल चुका था। समाजवाद की लहर पूरे उसमें यूरोप में फैल चुकी थी। अपने प्रयासों में समन्वय लाने के लिए समाजवादियों ने द्वितीय इंटरनेशनल के नाम से एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था भी बना ली थी। इन्होंने एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था भी बना ली थी द्वितीय के नाम से। समाजवादियों ने द्वितीय इंटरनेशनल करके बना ली थी। इंग्लैंड और जर्मनी के मजदूरों ने अपनी जीवन और कार्य स्थिति में सुधार लाने के लिए संगठन बनाना शुरू कर दिया। उन्होंने भी संगठन बनाना शुरू कर दिया। संकट के समय अपने सदस्यों को मदद पहुंचाने के लिए इन संगठनों ने कोष स्थापित किए। जैसे अब एक मजदूर यूनियन बना लिया इन्होंने। जैसे किसी को कोई प्रॉब्लम होने लगी तो सारे मिल के डोनेशन कर देते थे, उसका किसी एक का काम हो जाता था, कई लोगों का होता था तो सब ग्रुप में मिल के सब उसकी हेल्प कर लिया करते थे। इससे उनको फ़ायदा होने लगता था। संकट के समय
सदस्यों को मदद पहुंचाने के लिए इन संगठनों ने कोष स्थापित किए और काम के घंटों में कमी तथा मताधिकार के लिए आवाज़ उठाना शुरू कर दिया। जर्मनी में सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी SPD के साथ इन संगठनों के काफ़ी गहरे रिश्ते थे। SPD के साथ ये संगठन काफ़ी जुड़ चुके थे और संसदीय चुनाव में वे पार्टी की मदद भी करते थे। जब संसद का चुनाव होता था तो पार्टी की हेल्प भी किया करते थे। 1905 तक ब्रिटेन के समाजवादियों और ट्रेड यूनियन आंदोलनकारियों ने लेबर पार्टी के नाम से अपनी एक अलग पार्टी बना ली थी। तो इसे अंडरलाइन कर लेना। तो इन्होंने भी अब अपनी एक लेबर पार्टी बना ली थी। फ्रांस में भी सोशलिस्ट पार्टी के नाम से ऐसी ही एक पार्टी का गठन हुआ। अब फ्रांस में भी क्या हुआ, ब्रिटेन में तो बनी और फ्रांस में भी एक पार्टी बन गई। लेकिन 1914 तक यूरोप में समाजवादी कहीं भी सरकार बनाने में कायम नहीं हुए। लेकिन जो समाजवादी थे वो सरकार कहीं नहीं बना पाए अपनी। संसदीय राजनीति में उनके प्रतिनिधि बड़ी संख्या में जीतते रहे। उन्होंने कानून बनवाने में भी अहम भूमिका निभाई, मगर सरकारों में रूढ़िवादी, उदारवादी और रेडिकल का ही दबदबा बना रहा। लेकिन समाजवादी यहाँ पे नहीं आ पाए। हालांकि हेल्प करते थे हर चीज़ में, लेकिन इसमें नहीं कर पाते थे। अगला पॉइंट हमारे पास, अगली हेडिंग हमारी है रूसी क्रांति। यूरोप में सबसे पिछड़े औद्योगिक देश में से एक रूस में यह समीकरण उलट गया, मतलब एक तरह से पलट गया, पूरा समीकरण ही पलट चुका था। 1917 की अक्टूबर क्रांति के जरिए रूस की सत्ता पर समाजवादियों ने कब्जा कर लिया। वहाँ पे उतना समाजवादी का वर्चस्व नहीं था, लेकिन यहाँ पे रूस में क्या हो गया कि समाजवादियों ने कब्जा कर लिया था। फरवरी 1917 में राजशाही के पतन और अक्टूबर की घटनाओं को ही अक्टूबर क्रांति कहा जाता है। जो फरवरी 1917 में जो राजशाही थी, राज परिवार का पतन हो गया, और उसके बाद जो अक्टूबर में ये घटना घटी, जब इनका जो समाजवादी थे इन्होंने कब्जा किया, तो इसी को कहा जाता है अक्टूबर क्रांति। ऐसा कैसे हुआ? क्रांति के समय रूस के सामाजिक और राजनीतिक हालात कैसे थे? इन सवालों का जवाब ढूंढने के लिए आए क्रांति के कुछ साल पहले की स्थिति पर नज़र डालें। तो अब ये सारी जानकारी के लिए हम चलते हैं 1914 में। रूस साम्राज्य 1914 की कहानी है। 1914 में रूस और उसके पूरे साम्राज्य पर जो जार निकोलस द्वितीय का शासन था। मास्को के आसपास पड़ने वाले भूक्षेत्र के अलावा आज का फिनलैंड, लाताविया, लिथुआनिया, एस्टोनिया तथा पोलैंड, यूक्रेन और बेलारूस के कुछ हिस्से रूसी साम्राज्य के अंतर्गत थे। यह साम्राज्य प्रशांत सागर तक फैला हुआ था। ये साम्राज्य जो था प्रशांत सागर तक फैला हुआ था, जैसा कि आप मैप में देख सकते हो हुआ था। और आज के मध्य एशिया राज्यों के साथ साथ जॉर्जिया, आर्मेनिया व अजरबैजान भी इसी साम्राज्य के अंतर्गत थे। रूस में ग्रीक ऑर्थोडॉक्स चर्च से उपजी शाखा रूसी ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियनिटी को मानने वाले बहुमत में थे। लेकिन इस साम्राज्य के तहत रहने वालों में कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट, मुस्लिम और बौद्ध भी शामिल थे। अर्थव्यवस्था और समाज कैसा था उस समय जब ऐसी क्रांति हुई? तो उस टाइम में अर्थव्यवस्था कैसी थी और समाज कैसा था? 20वीं सदी की शुरुआत में रूस की आबादी का एक बहुत बड़ा हिस्सा खेतीबाड़ी में जुड़ा हुआ था, खेतीबाड़ी से जुड़ा हुआ था। ज़्यादातर लोग किसान में ही थे, खेतीबाड़ी में ही, जैसे पहले भी हमने पढ़ा था, अभी पढ़ते आ रहे हैं। तो खेतीबाड़ी से ज़्यादातर हिस्सा, रूसी साम्राज्य की लगभग 85% जनता आजीविका के लिए खेती पर ही निर्भर थी। सबसे पहले ज़्यादातर औद्योगिक इतना नहीं था, लेकिन उसमें खेत के ही सहारे ज़्यादा लोग अपनी आजीविका चलाते थे। यूरोप के किसी भी देश में खेती पर आश्रित जनता का प्रतिशत इतना नहीं था, लेकिन यूरोप में इतना खेती पर आश्रित नहीं था जितना कि रूस में। उदाहरण के तौर पर फ्रांस और जर्मनी में खेती पर निर्भर आबादी 40 से 50% से ज़्यादा नहीं थी। रूसी साम्राज्य के किसान अपनी ज़रूरतों के साथ साथ बाजार के लिए भी पैदावार करते थे। जो रूस के लोग थे, किसान थे, वो अपनी ज़रूरतों के साथ साथ बाजार के लिए भी अन्न उत्पन्न करते थे, पैदा करते थे। रूस अनाज का एक बड़ा निर्यात था। अनाज का बहुत ज़्यादा निर्यात यहाँ से रूस से हुआ करता था। उद्योग बहुत कम थे। सेंट पीटर्सबर्ग और मॉस्को प्रमुख औद्योगिक इलाके में थे। जो सेंट पीटर्सबर्ग और मॉस्को प्रमुख औद्योगिक इलाके में थे। हालांकि ज़्यादातर उत्पादन कारीगर ही करते थे। ज़्यादातर उस टाइम मशीन नहीं थे, लेकिन कारीगर ही ज़्यादातर, मशीनें थी उतनी नहीं, कारीगर ही
ज़्यादा काम किया करते थे। लेकिन कारीगरों की वर्कशॉप के साथ साथ बड़े बड़े कल कारखाने मतलब मशीनरी भी मौजूद थी। जैसा बताया गया कि अभी मशीनरी भी थी, लेकिन ज़्यादातर मजदूर ही उसमें काम किया करते थे। आजकल के ज़माने की तरह नहीं था कि ज़्यादा से ज़्यादा काम मशीन से हो जाता है। बहुत सारे कारखाने 1890 के दशक में चालू हुए थे। 1890 के दशक में बहुत सी कंपनियां खुली थीं, फैक्ट्रियां खुली। जब रूस के रेल नेटवर्क को फैलाया जा रहा था, जब रूस का रेल नेटवर्क फैला, तब धीरे धीरे कारखाने खुलने शुरू हुए। इन का कार कारकों के चलते कारकों के चलते माने इन कारणों के चलते कुछ ही सालों में रूस के कोयला उत्पादन में 2 गुना और स्टील उत्पादन में 4 गुना वृद्धि हुई थी। रूस में क्या हुआ था, 2 गुना, और कोयले में 2 गुना और स्टील में 4 गुना वृद्धि हो गई थी उत्पादन में। 1990 तक कुछ इलाकों में तो कारीगरों और कारखाना मजदूरों की संख्या लगभग बराबर हो गई थी। जितने कारखाने थे कारीगर थे, उतने ही कारखाने भी थे। ज़्यादातर कारखाने उद्योगपतियों की निजी संपत्ति थे। ज़्यादातर कारखाने क्या थे, उद्योगपतियों की निजी संपत्ति थे। मजदूरों को न्यूनतम वेतन मिलता रहे और काम की पाली के घंटे निश्चित हों, इस बात का ध्यान रखने के लिए सरकारी विभाग बड़ी फैक्ट्रियों पर नज़र रखते थे। जो सरकारी डिपार्ट थे वो बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों पे इसका निगरानी करते थे कि मतलब जो मजदूर वर्ग हैं, जो लेबर उसमें काम करते थे, उनको काम भी एक निश्चित टाइम से करना पड़े और सैलरी भी उन्हें अच्छी मिले। लेकिन फैक्ट्री इंस्पेक्टर भी नियमों के उल्लंघन को रोक पाने में नाकाम थे। जो इनकी इंक्वायरी करते थे, जो फैक्ट्री इंस्पेक्टर थे, वो इसको देख पाने में, इंक्वायरी करने में नाकाम रहे। कारीगरों की इकाई वर्कशॉप में काम की पाली प्रायः 15 घंटे तक खींची जाती थी। पहले जो होता था 15 घंटे तक की टाइम शिफ्ट होता था, जबकि कारखानों में मजदूर आमतौर पर 10 से 12 घंटे की पाली में काम करते थे। कारखानों में कम करते थे, लेकिन वर्कशॉप जहाँ होती थी वहाँ 15 घंटे काम करते थे। मजदूरों के रहने के लिए भी कमरों से लेकर डार्मिटरी तक तरह तरह की व्यवस्था मौजूद थी। उसमें डॉर्मिटरी तक की अलग अलग व्यवस्थाएं उनके पास थी, कमरे भी थे, हर एक चीज़ रहने के लिए भी, क्योंकि अब वो गांव देहात से आए हुए थे तो फैक्ट्रियों में रहते थे, तो ज़्यादा आने जाने में उन्हें दिक्कत ना हो, इसलिए वहाँ आसपास में ही उनकी व्यवस्था कर दी जाती थी। अब उन्हें काम, ताकि वो ज़्यादा घंटे काम कर सके, आसानी से काम ज़्यादा से ज़्यादा उनसे करवाया जा सके। सामाजिक स्तर पर मजदूर बटे हुए थे। जो सामाजिक स्तर पर भी मजदूरों में भी बंटवारा था। कुछ मजदूर अपने मूल गांव के साथ अभी भी गहरे संबंध बनाए हुए थे, कुछ गांव से रिलेशन में थे, और बहुत सारे मजदूर स्थायी रूप से शहरों में ही बस चुके थे, और जो पैसा कमाने आए थे वो शहरों में ही अपना बस गए थे। उनके बीच योग्यता और दक्षता के स्तर पर भी काफ़ी फ़र्क था। अब उनमें जो फ़र्क हो गया, जो कम पढ़े लिखे थे, जो अच्छे पढ़े लिखे थे वो अलग हो गए, कम पढ़े लिखे अलग हो गए, ये सारा उनमें फ़र्क होने लगा। सेंट पीटर्सबर्ग के एक धातु मजदूर ने कहा था कि धातुकर्मी मजदूर में खुद को साहब मानते थे। उन्होंने कहा जो लोहार टाइप के इंसान, जो मतलब कि मशीनरी चलाने वाले होते थे, जो मेटल्स का काम करते थे, वो अपने आप को क्या मानते थे, एक साहब मानते थे। उनके काम में ज़्यादा परीक्षण और निपुणता की ज़रूरत जो रहती थी, क्योंकि उन्हें थोड़ा सा पढ़ा लिखा होना चाहिए था और काम करने की भी उनके अंदर गुण होना चाहिए था, तो इसलिए उन्हें साहब मान लिया जाता था। वो अपने आप को साहब मानते थे। 1914 में फैक्ट्री मजदूरों में औरतों की संख्या 31% थी, लेकिन उन्हें पुरुष मजदूरों के मुकाबले कम वेतन मिलता था। वहाँ पे औरतों को काम तो कराया जाता था, लेकिन क्या है कि उनकी तुलना में मजदूरी उन्हें कम दी जाती थी। मर्दों की तनख्वाह के मुकाबले आधे से 3/4 तक के लगभग बहुत कम आधे से भी कम दी जाती थी। मजदूरों के बीच मौजूदा फासला उनके पहनावे और व्यवहार में भी साफ दिखाई देता था। मतलब उनका व्यवहार, उनका पहनावा, उनका मतलब एक दूसरे से मतलब भिन्नता रहती थी, उनको थोड़ा फासले पे रखा जाता था। यद्यपि कुछ मजदूरों ने बेरोजगारी या आर्थिक संकट के समय एक दूसरे की मदद करने के लिए संगठन बना लिए थे, लेकिन ऐसे संगठन बहुत कम चले थे। मजदूरों ने जो संगठन आपस में बना लिए थे एक दूसरे की हेल्प करने के लिए, ऐसे भी संगठन ज़्यादा दिन नहीं चल पाए। इन विभेदों के बावजूद जब किसी को नौकरी से निकाल दिया जाता था या उन्हें मालिकों से कोई शिकायत होती थी, तो मजदूर एकजुट होकर हड़ताल भी कर लेते थे। 1896 से 1897 के बीच कपड़ा उद्योग में और 1902 में धातु उद्योग में ऐसी हड़तालें काफ़ी बड़ी संख्या में आयोजित की गई। देहात की
ज़्यादातर ज़मीन, देहात की ज़्यादातर ज़मीन पर किसान खेती करते थे, लेकिन विशाल संपत्तियों पर सामंतों, राजशाही और ऑर्थोडॉक्स चर्च का कब्जा था। मजदूरों की तरह किसान भी बटे हुए थे। किसान बहुत धार्मिक स्वभाव के थे। इक्का दुक्का अपवादों को छोड़ दिया जाए तो वे सामंतों और नवाबों का बिल्कुल सम्मान नहीं करते थे। एक दो को छोड़ के अगर वो किया जाए तो इक्का दुक्का जो थे वो सामंतों और नवाबों का बिल्कुल सम्मान नहीं करते थे। नवाबों और सामंतों को जो सत्ता और हैसियत मिली हुई थी वह लोकप्रियता की वजह से नहीं बल्कि जार के प्रति उनकी निष्ठा और सेवा के बदले में मिली हुई थी। मतलब लोगों के प्रति नहीं लोकप्रियता उन्हें मिली थी, जो राजा था उसके प्रति काम करने की वजह से उसे मिली थी। यहाँ की स्थिति फ्रांस जैसी नहीं थी। मिसाल के तौर पर फ्रांसीसी क्रांति के दौरान ब्रिटनी के किसान न केवल नवाबों का सम्मान करते थे बल्कि उन्होंने नवाबों को बचाने के लिए बाकायदा लड़ाइयाँ भी लड़ी थी। मतलब उनका सम्मान ही नहीं करते थे बल्कि उनके लिए लड़ाइयाँ भी लड़ते थे। कटप्पा वाली बात आ गई यहाँ पे। जैसे कटप्पा को कहा था कि मैं राजगद्दी की देखभाल करूंगा चाहे कोई सा भी राजा हो, ठीक उसी तरह से यहाँ के नवाब जो किसान थे तो ये नवाबों की भी रक्षा करते थे, उनके लिए लड़ाइयाँ लड़ते थे। इसके विपरीत रूस के किसान चाहते थे कि नवाबों की ज़मीन छीनकर किसानों के बीच बांट दी जाए। जो रूस के जो किसान चाहते थे कि नवाब जो होते थे उनके जैसे अमीर लोगों से उनकी संपत्ति छीन के गरीबों में बांटना, इस तरह से तो वो चाहते थे उनकी ज़मीन छीन के उन गरीबों में बांट दी जाए। बंधुआ बहुधा व लगान भी नहीं चुकाते थे। कई जगह तो जमींदारों की हत्या भी की जा चुकी थी। 1902 में दक्षिण रूस में ऐसी घटनाएं बड़े पैमाने पर घटी। 1905 में तो पूरे रूस में ही ऐसी घटनाएं घटने लगी। मतलब अब जो जमींदार थे मिलके उनको मारने लग गए थे, जो किसान थे जमींदारों को मारने लगे कि एक को मार देंगे तो कई लोगों में ज़मीन मिल जाएगी। रूसी किसान यूरोप के बाकी किसानों के मुकाबले एक और लिहाज से भी भिन्न थे। वह यहाँ के किसान समय समय पर सारी ज़मीन को अपने कम्यून मीर को सौंप देते थे। मतलब जो उनका लीडर हुआ करता था उसको सौंप देते थे समय समय पर। फिर कम्यून ही प्रत्येक परिवार की ज़रूरत के हिसाब से किसानों को ज़मीन बांट देता था। इट मीन्स कह सकते हैं कि जैसे कि जब अब खेती कट गई, गेहूँ काट लिया, फसल काट ली, तो उसके बाद फिर उसमें कुछ करना नहीं होता। तो फिर 2-3 महीने बाद जब उन्हें वापस से खेती करनी होती थी तो फिर जो उनका जो सरदार होता था, जो लीडर होता था, उन्हें उनके हिसाब से, उनके परिवार के हिसाब से उन्हें ज़मीन दोबारा से बांट देता था। तो ऐसा अक्सर चलता चला आया था। तो इससे थोड़ा सा उनकी क्या सपोर्ट मिलने लगा, उनको सहारा मिलने लगा, उनकी जो खाने पीने की व्यवस्था अच्छी होने लगी थी। नेक्स्ट हेडिंग है रूस में समाजवाद। साइड 1914 से पहले रूस में सभी राजनीतिक पार्टियां गैरकानूनी थी। मतलब इन्हें कोई लीगली नहीं 1914 से पहले इन्हें कोई लीगली परमिशन नहीं मिली थी, रजिस्टर्ड नहीं थी। मार्क्स के विचारों को मानने वाले समाजवादी ने 1898 में रशियन सोशल डेमोक्रेटिक वर्कर्स पार्टी, रूसी सामाजिक लोकतांत्रिक श्रमिक पार्टी का गठन किया था। इसे अंडरलाइन कर लेना। सरकारी आतंक के कारण इस पार्टी को गैरकानूनी संगठन के रूप में काम करना पड़ता था। मतलब ये कोई लीगल नहीं था, लेकिन ये अपना काम धीरे धीरे शुरू कर रहे थे। लेकिन बाद में ये रजिस्टर्ड कराने के, जैसे शुरू में रजिस्टर नहीं, अपना काम करते रह रहे हैं, फिर बाद में अपना वो रजिस्टर्ड करा भी सकते थे। इस पार्टी का एक अखबार निकलता था और इन्होंने एक अखबार भी निकाल दिया था। उसने मजदूरों को संगठित किया था और हड़ताल आदि कार्यक्रम आयोजित किए थे। इसने मज़दूरों को भी मतलब संगठित किया, एकजुट किया और हड़ताल प्रोग्राम भी किया। उनके लिए बहुत ज़्यादा धीरे धीरे वर्क करना शुरू कर दिया था। कुछ रूसी समाजवादियों को लगता था कि रूसी किसान जिस तरह समय समय पर ज़मीन बांटते हैं उससे पता चलता है कि वह स्वाभाविक रूप से समाजवादी भावना वाले लोग हैं। जब वो जैसे अपने काम के बाद फिर वापस ज़मीन कर देते हैं, फिर जब दोबारा से ज़मीन लेते हैं तो आपस में बांट के फिर से ले लेते हैं। जितनी जिसको मिलती है सब लोग बराबर अपने अपने ज़रूरत के हिसाब से ले लेते हैं। तो इसे एक समाजवादी सोच लगती थी। इसी आधार पर उनका मानना था कि रूस में मजदूर नहीं बल्कि किसान ही क्रांति की मुख्य शक्ति हैं। तो उन्होंने कहा कि मजदूर नहीं, सिर्फ किसान ही क्रांति की मुख्य शक्ति हैं। वे क्रांति का नेतृत्व करेंगे
और रूस बाकी देश के मुकाबले ज़्यादा जल्दी समाजवादी देश बनेगा। मार्क्स को ऐसा लगता था कि किसान जब ये काम कर रहे हैं समाजवादी के तौर पे, तो वो जल्दी और कम और देशों के बजाय रूस बल्कि सबसे ज़्यादा पहले समाजवादी देश बनेगा। 19वीं सदी के आखिर में रूस के ग्रामीण इलाकों में समाजवादी काफ़ी सक्रिय थे और सन 1900 में उन्होंने सोशलिस्ट रेवोल्यूशनरी पार्टी समाजवादी क्रांतिकारी पार्टी का गठन कर लिया। अभी क्या किया कि ग्रामीण इलाकों में किसानों ने क्या किया था, ये पार्टी बना ली 1900 में, सोशल रेवोल्यूशनरी पार्टी समाजवादी क्रांतिकारी पार्टी का गठन कर लिया। इस पार्टी ने किसानों के अधिकारों के लिए संघर्ष किया और मांग की कीमतों के मांग की उन्होंने अपनी डिमांड की कि सामंतों के कब्जे वाली ज़मीन फौरन किसानों को सौंपी जाए। किसानों के सवाल पर सामाजिक लोकतंत्रवादी सोशल डेमोक्रेट्स खेमा समाजवादी क्रांतिकारियों से सहमत नहीं था कि उनसे लेके इन्हें दे दी जाए। लेनिन का मानना था कि किसानों में एकजुटता नहीं है, वे बटे हुए हैं। किसान कुछ गरीब थे तो कुछ अमीर, कुछ मजदूर थे तो कुछ पूंजीपति थे जो नौकरों से खेती करवाते थे। इन आपसी विभेदों के चलते वे सभी समाजवादी आंदोलन का हिस्सा नहीं हो सकते थे। संगठित रणनीति के सवाल पर पार्टी में गहरे मतभेद थे। अब संगठित रणनीति के आधार पर क्या था, पार्टी में गहरे मतभेद थे और व्लादिमीर लेनिन बोल्शेविक खेमे के मुखिया, जो ये व्लादिमीर थे लेनिन, ये क्या थे, वो बोल्शेविक खेमे के मुखिया थे, सोचते थे कि जार राजा शासित रूस जैसे दमनकारी समाज में, मतलब राजतंत्र में कहते थे कि दमनकारी समाज में पार्टी अत्यंत अनुशासित होनी चाहिए और अपने सदस्यों की संख्या व स्तर पर उसका पूरा नियंत्रण होना चाहिए। दूसरा खेमा मानता था कि पार्टी में सभी को सदस्यता दी जानी चाहिए। मेंशेविक जो था वो पार्टी में कहता था सभी को सदस्यता दी जानी चाहिए। तो उसके बाद क्या हुआ, उथल पुथल का समय। अब इसमें उथल पुथल होने सा लगा। जब ये क्रांति शुरू हुई तो उसके बाद उसमें उथल पुथल कब होने लगा, 1905 में। 1905 में उथल पुथल हुआ तो कौन सी क्रांति सामने आई, रूस एक निरंकुश राजशाही था। रूस जो था एक निरंकुश राजशाही था। अन्य यूरोपीय शासकों के विपरीत 20वीं सदी की शुरुआत में ही जार राष्ट्रीय संसद के अधीन नहीं था। जो राजा था वो राष्ट्रीय संसद के अधीन नहीं था। उदारवादियों ने इस स्थिति को ख़त्म करने के लिए बड़े पैमाने पर मुहिम चलाई। अब इन्हें ये था कि जो राजा था वो संसद के साथ नहीं काम करता था, वो अपना चलाना चाहता था। इसको ख़त्म करने के लिए उन सब ने बहुत ज़्यादा कोशिशें की। 1905 की क्रांति के दौरान उन्होंने संविधान की रचना के लिए सोशल डेमोक्रेटिक और समाजवादी क्रांतिकारियों को साथ लेकर किसानों और मजदूरों के बीच काफ़ी काम किया। उन्होंने सबको एकजुट करने की कोशिश की ताकि संविधान बनाया जा सके, ताकि एकजुट लोकतांत्रिक एक तरह से काम किया जा सके। रूसी साम्राज्य लोकतांत्रिक या समाजवादी काम किया जा सके। रूसी साम्राज्य के तहत उन्हें राष्ट्रवादियों जैसे पोलैंड में और इस्लाम के आधुनिकीकरण के समर्थक जदीदियों मुस्लिम बहुल इलाकों जहां मुसलमान ज़्यादा रहते थे उसे जदीदियों कहा जाता था का समर्थन मिला। रूसी मजदूर के लिए 1904 का साल बहुत बुरा था। जो मजदूर थे 1904 में उन्हें बहुत बुरा झेलना पड़ा। ज़रूरी चीज़ों की कीमतें इतनी तेज़ी से बढ़ी कि वास्तविक वेतन में 20% तक की गिरावट आ गई। अब उसमें जो क्या हुआ कि 20% तक ही उनका जो वेतन था, मान लो अगर 100 रुपये है तो उसमें से 80 रुपये ही इन्हें वेतन दिया जाता था, लेकिन जो खाने की चीज़ें थी इनकी, वो सारी ज़रूरत की चीज़ें बहुत ज़्यादा महंगी हो चुकी थी। अब यहाँ से इनके ऊपर संकट आने लगा। उसी समय मजदूर संगठनों की सदस्यता भी तेज़ी से वृद्धि हुई। अब इनके ऊपर जब तकलीफ़ें होने लगी, इन्हें मजबूरियाँ झेलनी पड़ी, तो इससे क्या हुआ, इनके संगठन मजबूत होने लगे और कई संगठन नए उभर कर सामने आए। जब 2004 में ही गठित की गई असेंबली ऑफ रशियन वर्कर्स रूसी श्रमिक सभा के 4 सदस्यों को प्यूतलोव आयरन वर्क्स में उनकी नौकरी से हटा दिया गया तो मजदूरों ने आंदोलन
छेड़ने का ऐलान कर दिया। मतलब यहाँ पे 4 सदस्यों को हटा दिया गया तो वहाँ कंपनी से, तो उन्होंने क्या किया, उनके खिलाफ मिलके आंदोलन कर दिया कि क्यों हटाया। अगले कुछ दिनों के भीतर सेंट पीटर्सबर्ग के एक 110,000 लोगों को 1,10,000 से ज़्यादा मजदूर काम के घंटे घटाकर 8 घंटे किए जाने, वेतन में वृद्धि और कार्य स्थिति में सुधार की मांग करते हुए हड़ताल पर चले गए। लगभग 1,10,000 मजदूर यहाँ पे हड़ताल पर बैठ गए। इसी दौरान जब पादरी गैपान के नेतृत्व में मजदूरों का एक जुलूस विंटर पैलेस जार का महल, जो राजा का महल था, वो विंटर पैलेस के सामने पहुंचा तो पुलिस और कोसैक्स ने मजदूरों पर हमला बोल दिया। इस घटना में 100 से ज़्यादा मजदूर मारे गए और लगभग 300 घायल हुए। इतिहास की इस घटना को खूनी रविवार के नाम से जाना जाता है। इसे अंडरलाइन कर लेना, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और ये 1905 की क्रांति की शुरुआत इसी घटना से हुई थी। सारे देश, इसमें कितने लोग मारे गए थे? 100 से ज़्यादा मजदूर मारे गए थे, लगभग 300 लोग घायल हुए थे। इसी को खूनी रविवार के नाम से जाना जाता है। 1905 की क्रांति की शुरुआत इसी घटना से हुई थी। सारे देश में हड़तालें होने लगी जब नागरिक स्वतंत्रता के अभाव का विरोध करते हुए विद्यार्थी अपनी कक्षाओं का बहिष्कार करने लगे तो विश्वविद्यालय भी बंद कर दिए गए। अब इनके विरोध में क्या किया कि स्कूल बंद हो गए, स्टूडेंट्स जितने थे उन्होंने क्लासें छोड़ दी, इनका विरोध करने लगे। नागरिक स्वतंत्रता के अभाव के कारण उन्होंने इसका आंदोलन छेड़ दिया, बहिष्कार करने लगे। तो विश्वविद्यालय तक सब बंद हो गए। वकील, डॉक्टर, इंजीनियरों और अन्य मध्यवर्गीय कामगारों ने संविधान सभा के गठन की मांग करते हुए यूनियन ऑफ यूनियंस की स्थापना कर दी। अब इन्होंने अलग से एक यूनियन बना ली। और उसमें क्या हुआ कि 1905 की क्रांति के दौरान जार राजा ने एक निर्वाचित परामर्शदाता संसद या ड्यूमा के गठन पर अपनी सहमति दे दी। मतलब जो संसद थी उसे ड्यूमा कहा गया था, जो यहाँ की रूस की संसद को ड्यूमा कहा जाता। क्रांति के समय कुछ दिन तक फैक्ट्री मजदूरों की बहुत सारी ट्रेड यूनियन और फैक्ट्री कमेटी भी अस्तित्व में रही। उनकी बहुत सी यूनियंस और कमेटियां अस्तित्व में रही। 1905 के बाद ऐसी ज़्यादातर कमेटियां और यूनियनें अनधिकृत रूप से काम करने लगी क्योंकि उन्हें गैर कानूनी घोषित कर दिया गया था, तो वो ख़त्म लगभग हो गई, तो वो कंपनी से बाहर होने लगी थी। जो रजिस्टर्ड थी, जो कानूनी तौर पे थी, उन्हीं को खाली काम करने का अनुमति थी। राजनीतिक गतिविधियों पर भारी पाबंदी लगा दी गई। राजा ने पहली ड्यूमा को मात्र 75 दिन के भीतर और पुनर्निर्वाचित दूसरे ड्यूमा को 3 महीने के भीतर बर्खास्त कर दिया। राजा ने अपनी पूरी नियम कानून लगाया और पहली तो बैठक जो संसद की हुई थी 75 दिन में ख़त्म कर दी, दूसरी 3 महीने के भीतर ख़त्म करवा दी। वह किसी तरह की जवाबदेही या अपनी सत्ता पर किसी तरह का अंकुश नहीं चाहता था। मतलब किसी को जवाब देना नहीं चाहता था, क्यों ऐसा किया, क्या हुआ, कुछ नहीं बताना चाहता था, बस उसने बर्खास्त कर दी। उसने मतदान कानूनों में फेरबदल किया, वोटिंग सिस्टम में भी उसने फेरबदल करके तीसरी ड्यूमा में रूढ़िवादी राजनेताओं को भर डाला और अपने हिसाब से उन्हें रूढ़िवादी नेताओं को भर डाला। उदारवादियों और क्रांतिकारियों को बाहर रखा। उदारवादी जो थे और क्रांतिकारी उनको बाहर कर दिया और उसमें अपने पावर से उसने जो रूढ़िवादी राजनेता थे उनको भर डाला। अब अगला पॉइंट हमारा आता है पहला विश्व युद्ध, रूसी साम्राज्य। पहला विश्व युद्ध में रूसी साम्राज्य का क्या हाल था, यहाँ पे इसके बारे में दिया गया है। 1914 में 2 यूरोपीय गठबंधनों के बीच युद्ध छिड़ गया। अब दो यूरोपीय जो गठबंधन थे उनके बीच में क्या हुआ, लड़ाई शुरू हो गई। एक खेमे में जर्मनी, ऑस्ट्रिया और तुर्की केंद्रीय शक्ति थे। जर्मनी, ऑस्ट्रिया और तुर्की ये क्या थे, केंद्रीय शक्ति थे। तो दूसरे खेमे में फ्रांस, ब्रिटेन व रूस, बाद में इटली व रोमानिया भी इस खेमे में शामिल हो गए। फ्रांस, ब्रिटेन, रूस और इटली, रोमानिया ये सारे दूसरे खेमे में थे। इन सभी देशों के पास विशाल वैश्विक साम्राज्य थे। इसलिए यूरोप के साथ साथ यह युद्ध यूरोप के बाहर भी फैल गया था। यूरोप में तो हुआ ही हुआ, लेकिन इसके यूरोप के बाहर भी ये, क्योंकि बहुत ज़्यादा ये साम्राज्य शक्तिशाली थे
और आर्थिक रूप से भी काफ़ी अच्छे थे, तो इसलिए इनका ज़्यादा बाहर तक लड़ाइयाँ फैल चुकी थी। इसी युद्ध को पहला विश्व युद्ध कहा गया, क्योंकि कई देशों में फैल चुका था, तो इसलिए विश्व युद्ध कहा गया। इस युद्ध को शुरू में रूसियों का काफ़ी समर्थन मिला। इस युद्ध को जो था रूसियों ने काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट किया, रूस के लोगों ने, जनता ने ज़ार का साथ दिया। लेकिन जैसे जैसे युद्ध लंबा खींचता गया, ज़ार के ड्यूमा में मौजूद मुख्य पार्टियों से सलाह लेना छोड़ दिया। अब जैसे जैसे पहले तो जनता ने इसका साथ दिया क्योंकि राजा उनसे सलाह लेता था, जैसे जैसे युद्ध लंबा होता गया तो उसने और पार्टियों से सलाह लेना छोड़ दिया, तो लोगों ने भी उसे छोड़ दिया। उसके प्रति जन समर्थन कम होने लगे और जर्मनी विरोधी भावनाएं दिनों दिन बलवती गई, मतलब बढ़ती चली गई, होने लगी। जर्मनी विरोधी भावनाओं के कारण ही लोगों ने सेंट पीटरबर्ग का नाम बदलकर पेट्रोग्राद रख दिया। उन्होंने क्या किया, इसी उनका विरोध करने लगे तो उन्होंने सेंट पीटरबर्ग का नाम बदलकर क्या कर दिया, पेट्रोग्राद रख दिया, क्योंकि सेंट पीटरबर्ग से जर्मन नाम था, जो सेंट पीटरबर्ग था वो जर्मन नाम था। जारिन जो है, जार की पत्नी महारानी जो थी अलेक्जेंद्रा के जर्मनी मूल का होने के और उसके घटिया सलाहकार खास तौर से रासपुतनी नाम का एक सन्यासी ने राजशाही को और अलोकप्रिय बना दिया। जो सन्यासी था वो उसका सलाहकार था, तो इसने क्या ऐसी सलाह दे दी कि जिसकी वजह से लोग इससे एकदम नफरत करने लगे। प्रथम विश्व युद्ध के पूर्वी मोर्चे पर चल रही लड़ाई पश्चिमी मोर्चे की लड़ाई से भिन्न थी, और ये दो मोर्चों में लड़ाई हो गई। अब जो इसका था पूर्वी मोर्चा था और पश्चिमी मोर्चा, दोनों में लड़ाइयाँ अलग अलग हिसाब से होने लगी। पश्चिम में सैनिक पूर्व फ्रांस की सीमा पर बनी खाई में लड़ाई लड़ रहे थे, जबकि पूर्व मोर्चे पर सेना ने काफ़ी बड़ा फासला तय कर लिया था। मतलब वहाँ खाई थी, घाटियाँ थी, जिसमें लड़ने में उन्हें बड़ी ज़्यादा दिक्कत होती थी, और जहाँ प्लेन था वहाँ पे इन्होंने काफ़ी ज़्यादा बढ़त हासिल कर ली थी। जबकि पूर्वी मोर्चे वाले पर सेना ने काफ़ी बड़ा फासला तय कर लिया था। इस मोर्चे पर बहुत सारे सैनिक मौत के मुंह में जा चुके थे। सेना की पराजय ने रूसियों का मनोबल तोड़ दिया। सेना की जो पराजय जब हार होने लगी तो रूसियों का मनोबल टूटने लगा। 1914 से 1916 के बीच में जर्मनी और ऑस्ट्रिया में रूसी सेनाओं को भारी पराजय झेलनी पड़ी थी। रूसी सेनाओं को क्या हुआ था, भारी पराजय झेलना पड़ा था। 1917 तक 70 लाख लोग मारे जा चुके थे। पीछे हटती रूसी सेना ने रास्ते में पड़ने वाली फसलों और इमारतों को भी नष्ट कर डाला था। अब ये लोग पीछे जब भागने लगे तो रास्ते में आने वाली जो फसलें थीं, जो मकान थे, घर थे, उन इमारतों को नष्ट कर दिया, क्योंकि जो उधर की जो सेना थी वो अगर जो इन्हें जितना पीछे हटाती जा रही थी तो उन्हें अब वहाँ पे कब्जा करते, तो उनके लिए जो खाने के लिए फसल थी, उनके खाने के लिए सपोर्ट मिल जाता, फिर उन्हें फ़ायदा हो जाता, रहने के लिए ठिकाने मिल जाते। तो ये इसके पहले ही अगर इन्हें मिले तो खाने की मतलब व्यवस्था हो, ऐसी चीज़ कुछ भी नहीं छोड़ना चाहते थे। इन्होंने रहने के लिए इमारतें गिरा डाली, ध्वस्त कर दी, और अनाज सारी फसलें जला डाली ताकि इन्हें खाना ना मिले, ताकि इन्हें कोई सुविधा ना मिले, और यहाँ से वापस भाग गए। फसलों और इमारतों के विनाश से रूस में 30 लाख से ज़्यादा लोग शरणार्थी हो गए। जिनके घर तोड़ डाले थे, वो अब बेघर हो गए, तो वो सब अब शरणार्थ में जाके रहने लगे, शरणार्थी शिविर टाइप से, जैसे कि वहाँ पे वो रहने लगे। इन हालातों ने सरकार और जार दोनों को अलोकप्रिय बना दिया था। सिपाही भी युद्ध से तंग आ चुके थे, काफ़ी लंबा युद्ध चला था तो वो भी तंग आ गए थे। अब वे लड़ना नहीं चाहते थे, अब वो लड़ाई नहीं चाहते थे, वो भी थक चुके थे। इतने सारे ये सब सैनिक हैं। युद्ध से उद्योगों पर भी भारी असर पड़ा था। रूस के अपने उद्योग तो वैसे भी बहुत कम थे, अब तो बाहर से मिलने वाली आपूर्ति भी बंद हो गई, क्योंकि बाल्टिक समुद्र में जिस रास्ते से विदेशी औद्योगिक सामान आते थे उस पर जर्मनी का कब्जा हो चुका था। जर्मनी ने कब्जा कर लिया तो उधर से कोई रास्ता था बचा ही नहीं कि जो सामान आए। यूरोप के बाकी देशों के मुकाबले रूस के औद्योगिक उपकरण ज़्यादा तेज़ी से बेकार होने लगे थे। 1916 तक रेलवे लाइन टूटने लगी थी, क्योंकि ऐसा हुआ कि जितने मजदूर थे
जितने काम करने वाले थे, वर्कर्स थे, सबको सेना में डाल दिया, तो काम तो वैसे भी ठप हो चुका था, इसलिए अब रेल पटरियां भी ख़राब होने लगी थी, मशीनें भी पड़ी पड़ी जंग लगने लगी, तो बहुत सा नुकसान होने लगा था। अच्छी सेहत वाले मर्दों को युद्ध में झोंक दिए जाने की वजह से इतना ज़्यादा नुकसान होने लगा था। देश भर में मजदूरों की कमी पड़ने लगी, खेती करने वाले भी कोई नहीं रह गए, बूढ़े बच्चे वही सब रह गए थे, तो वो सब उनसे कहाँ जब खेती हो सकती थी। ज़रूरी सामान बनाने वाली छोटी छोटी वर्कशॉप ठप होने लगी थी। जैसा बताया कि अच्छे लोग जो थे, अष्टपुष्ट लोग थे, उनको सेना में झोंक दिया, तो काम कौन करता। फिर ज़्यादातर अनाज सैनिकों का पेट भरने के लिए मोर्चे पर भेजे जाने लगा। और जब सैनिक ज़्यादा थे तो उनको लड़ाई पे जाना था, तो उनको खाने के लिए अनाज भी वहाँ पे बॉर्डर पे भेजा जाने लगा, उनके मोर्चे पे जहाँ जहाँ लड़ाइयाँ हो रही थी वहाँ भेजा जाने लगा। और शहरों में रहने वालों के लिए रोटी और आटे की किल्लत पैदा हो गई थी। अब जब अनाज नहीं रहेगा तो शहरों में रहने वाले लोगों को क्या हो, रोटी और अनाज की बहुत ज़्यादा आफत झेलनी पड़ गई थी। महंगाई 1916 की सर्दियों में रोटी की दुकान पर अक्सर दंगे होने लगे थे। अब वहाँ पे रोटी के लिए भी दंगे होने लगे थे। इसी तरह से काफ़ी ज़्यादा आतंक मचने लगा। और फिर उसके बाद आते हैं हम पैत्रोगाद में फरवरी क्रांति। अब पैत्रोगाद जो जगह का नाम है, जैसा कि आपने अभी अभी पढ़ा था कि राजा का नाम भी बदल के उन्होंने क्या क्या कर दिया था, यहाँ पे पैत्रोगाद कर दिया था। तो पैत्रोगाद एक जगह का नाम है, ठीक है, जगह है उनकी राजधानी एक तरह से। और पैत्रोगाद जो राजधानी है उसी का नाम दे दिया था। अब पैत्रोगाद में फरवरी की क्रांति, पैत्रोगाद की क्रांति हम दूसरे वीडियो में इसके सेकंड पार्ट में पढ़ेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं हम सेकंड इस चैप्टर के सेकंड वीडियो में। काफ़ी लंबी वीडियो बन जा रही है, तो इसलिए 2 पार्ट में बनाया जा रहा है। ओके, थैंक यू।